अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया। दर्शकों, जीवन की उन्नति दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो आपका फैसला और दूसरा आपका हौसला। जी हाँ, अगर फैसले सही होते हैं तो आप सही राह पे चलते हैं, अगर हौसला सही होता है तो आप सही गति से आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप जिस फैसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें सतत रहें, यानी आप कंसिस्टेंट रहें। और ये बहुत ज़रूरी तब हो जाता है जब आप एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में एक जो और महत्वपूर्ण जो कारक है वो ये होता है, वो हमारे विचार। हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बढ़िया सोचें, अच्छा सोचें। और वैसे भी कहा गया है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं तो हम आपको आज का विचार बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का विचार। आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें चांसलर अवार्ड से नवाजा गया है, बेस्ट प्रिंसिपल के चांसलर अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शशि प्रताप शाही जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप प्रिंसिपल हैं एएन कॉलेज के, साथ ही साथ लगभग 3 दशक से इस क्षेत्र में हैं और कई छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले सर, आपको चांसलर अवार्ड से नवाजा गया है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। कार्यविधि क्या रही आपकी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर के एक साथ चलना, बहुत सारे बच्चों को लेकर के साथ चलना, बहुत सारे शिक्षकों को लेकर के चलना, अलग अलग तरह के डिसीजंस होते हैं। क्या कार्यविधि रही आपकी? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, एएन कॉलेज विविधताओं से भरा हुआ महाविद्यालय है। यहाँ 50% लड़कियाँ पढ़ती हैं जी। और सोसाइटी के हर तबके के बच्चे भी आते हैं। तो उसको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया और कलेक्टिव डिसीजंस हमने लेना शुरू किया। एक हम लोग का मेन टारगेट रहा कि कोई कार्य ऐसा नहीं करें, लंबित नहीं रखें, जिससे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट में रुकावट पैदा हो। तो हम लोगों ने त्वरित फैसले भी लेने शुरू किए और परिणाम सामने आया। हम लोगों ने मिल करके, कॉलेज के शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने, गैर शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मिल करके कॉलेज के विकास के लिए हमने काम किया और फल सामने आया कि हम लोगों को, कॉलेज को तो बेस्ट कॉलेज का अवार्ड तो मिला ही, साथ साथ प्रिंसिपल के रूप में भी चांसलर अवार्ड बेस्ट प्रिंसिपल का मिला। तो ये हमारे लिए उपलब्धि की बात रही है। और हम समझते हैं कि यह उपलब्धि एक दिन के प्रयास से नहीं है, ये उपलब्धि एक लंबे प्रयास के बाद हम लोगों को मिली है और हम लोग कोशिश करेंगे इस उपलब्धि को बनाए रखें। क्योंकि कोई उपलब्धि मिलती है उसके बाद आदमी सो जाता है, तो मेरा मानना है कि सपने सोने नहीं देती है। तो जो हम लोगों को मिला है उसको हम लोग बरकरार करने के लिए जागरूक हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग को अवार्ड मिला है ये कंटिन्यू रहे, फर्दर भी हम लोग को मिलता रहे। बिल्कुल, जब आपको किसी चीज़ से नवाजा जाता है, किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पीछे एक कारवां होता है जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखकर आगे बढ़ता है। तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर और बढ़ जाती है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी से विमुख नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक उदाहरण। जी। जब पिछले साल 2020 में कोविड महामारी आया, मार्च के महीने में, जब सारे कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए, तो हमारे कॉलेज में एक बड़ा फैसला किया है। पहली बार बिहार में हम लोगों ने छात्रों के बीच ऑनलाइन मोड में जाने का प्रयास किया
और हम लोग सफल भी रहे। हम लोगों ने छात्रों को ऑनलाइन मोड के जरिए जोड़ के रखा और मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने शुरुआत की और हमारे देखा देखी पूरे बिहार के लोगों ने हमको फॉलो किया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नंबर 1 हैं, तो नंबर 1 की जिम्मेदारी बढ़ती है कि पूरा राज्य हमारी तरफ देख रहा है, तो हम तो कुछ करेंगे। हम सिर्फ वर्तमान को ही देख के फैसले नहीं लेते हैं, आने वाले दिनों के बारे में सोच करके भी फैसले लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम पूरे देश को, समाज को और खासकर विद्यार्थियों को ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि उनके पढ़ाई लिखाई में मदद मिले। जी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में मदद मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो हम एक विकसित समाज, एक विकसित राज्य, एक विकसित देश की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो आधार है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसको हम बैकड्रॉप में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आप एन कॉलेज में खुद आप वहाँ के एलुमनाई रहे हैं, छात्र जीवन के जो अनुभव रहे हैं उसे किस तरीके से आपने, जब आप शिक्षक बने उसके बाद बतौर प्रिंसिपल जब आप वहाँ पे आए, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया? देखिए, एन कॉलेज से आत्मीय लगाव तो रहा और सौभाग्य से मुझे मौका मिला। मैं छात्र रहा, वहाँ लंबे दिनों तक शिक्षक रहा और यहाँ प्रिंसिपल के रूप में आने के पहले मैं नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में भी प्रिंसिपल के रूप में काम कर चुका था। प्रकारांतर में मैं एएनएस कॉलेज बाढ़ का भी प्रिंसिपल रहा। 5 साल पहले मैं एएन कॉलेज आया तो मुझे लगा कि मुझे इस महाविद्यालय ने बहुत कुछ दिया है, घर वापसी जैसा अनुभव हुआ। हाँ, बहुत कुछ दिया है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़े। तो हम लोगों ने उस भाव से, जैसे अपने घर का विकास किया जाता है, उस भाव से मैंने लेना शुरू किया कि नहीं, ये मेरा मंदिर है, मेरा घर है, और उसी रूप से हम लोगों ने फैसला लेना शुरू किया। रिजल्ट सामने है, आप देख रहे हैं। जो एएन कॉलेज बहुत पहले उतने शिखर पर नहीं था और 5 साल में आप उपलब्धि देखिए, हम लोग नंबर 1 कॉलेज हैं बिहार के। और कहीं न कहीं ये नंबर 1 कॉलेज होना सिर्फ शिक्षकों के मेहनत से नहीं, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे प्यारे बच्चों ने जो मेहनत की और जो अपना बिहेव रखा, शिक्षकों ने मन से बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने उन्हें आदर भाव दिया, ये सब मिल करके एएन कॉलेज की महत्ता और इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया। निश्चित तौर पर जब सब साथ मिलकर काम करते हैं तो जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और उदाहरण होता है बाकी लोगों के लिए। जब आप एज अ प्रिंसिपल आपने ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें आपने बदलाव किया ताकि लोगों के मन में जो भ्रांति है एक कॉलेज को लेकर, एक प्रतिष्ठान को लेकर के, एक संस्थान को लेकर के, वो बदल जाए। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक विश्व के संदर्भ में, आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा, साथ ही साथ क्योंकि अब जो वक्त आ गया है वो ना सिर्फ ट्रेडिशनल जो कोर्सेज थे उनके अलावा वोकेशनल कोर्सेज या वो कोर्सेज जिनकी पढ़ाई करके तुरंत से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सके या प्राइवेट फॉर्म में कहीं भी जाकर के वो नौकरी कर सके, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप वैश्विक युग में जहाँ सारी दुनिया सिमट गई है इंटरनेट के जरिए, एक दूसरे को सब लोग समझ रहे हैं, ये चुनौती भरा सवाल आपका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पारंपरिक कोर्सेज थे उनकी पढ़ाई थी और नौकरियों के लिए उतनी सहायक नहीं थी। लेकिन एएन कॉलेज ने 1996 में ही प्रयोग शुरू किया वोकेशनल कोर्सेज का, और मैं आपको गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज का जो फ़ी है सबसे कम है और पूरे बिहार में गरीबों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और हमारे जो वोकेशनल कोर्स है सबसे बढ़िया है। हमारे यहाँ एमबीए की पढ़ाई होती है, बीसीए की पढ़ाई होती है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ ऐसे 25 साल पहले एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, उसकी भी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जो पूरे बिहार में कहीं नहीं होती है, वो भी डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ
एकेडमिक कोलैबोरेशन यूरोपियन यूनियन के साथ है, अमेरिका के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ MOU है। हम लोगों ने इधर केयर इंडिया के साथ भी अपना MOU किया। हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ MOU करके ज्ञानवर्धन का काम किया है, और ख़ासकर वोकेशनल कोर्सेज के ज़रिए जो बच्चों की का डिमांड है, खासकर कि नौकरियों के लिए वो मददगार साबित होता है। तो उस परिस्थिति में हमारा वोकेशनल कोर्सेज आज भी बिहार के लिए रोल मॉडल का काम कर रहा है। जी सर, यहाँ वोकेशनल कोर्सेज की बात हो गई कि जिसको अगर एक बच्चा कर लेता है, एक स्टूडेंट कर लेता है, तो जाहिर तौर पर प्रोफेशनल वर्ल्ड के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, तुरंत तत्काल खुल जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या तब आती है जब उन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है सही जगह पर। क्या आपके ज़रिए प्लेसमेंट जो बनाया जाता है उसका कॉलेजेस में, अलग अलग विभिन्न कंपनियों को बुलाया जाता है ताकि आपके कॉलेज से स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल सके? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी प्लेसमेंट सेल है, हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज पढ़ने वाले बच्चों का ही प्लेसमेंट नहीं हो। हम लोग जो कन्वेंशनल कोर्सेज के बच्चे हैं उनको भी हम लोग प्लेसमेंट देने का प्रयास करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी विषय है। आप सभी जानते हैं कि पहले हिंदी के बारे में धारणा थी कि हिंदी कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा में जितना बल है शायद किसी विषय में बल नहीं है। और बहुत सारी कंपनियों ने हमें अप्रोच किया है कि हम हिंदी के छात्रों को अपने यहाँ जॉब देना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सकारात्मक बात है। खास करके जब से सरकार की मंशा हुई है कि मातृभाषा को बढ़ाया जाए, तो उस दौर में ये जो हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं ये बहुत ही सकारात्मक प्रस्ताव। सवाल आपसे मैं अभी पूछने जा रही हूँ वो ये है कि गुरु शिष्य परंपरा वो एक ऐसी परंपरा थी जो शिक्षक के मन में अपने स्टूडेंट्स के लिए सम्मान जागृत करती थी, साथ ही साथ जो शिष्य होते थे उनके मन में भी अपने शिक्षक के लिए सम्मान जागृत करती थी। परस्पर होता था, एक संबंध होता था परस्पर। अभी के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक ऐसे संस्थान के प्रिंसिपल हैं जहां हजारों बच्चे हर रोज नई आशा के साथ आते हैं। बिल्कुल, आपका कहना कि आजकल गुरु शिष्य की परंपरा ख़त्म हो गई है, मैं महसूस करता हूँ कि इसमें कमी आई है। लेकिन हम लोगों ने अपने कॉलेज में कोशिश किया है कि वो परंपरा रहे, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि AN कॉलेज में गुरु शिष्य की परंपरा अभी भी जीवंत है। बिल्कुल, इस सच को स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग के समय में जब हम लोग छात्र थे वो माहौल तो नहीं रहा है, लेकिन कमी उसमें आई है। लेकिन हमारे महाविद्यालय में ये परंपरा आज भी जीवंत है, जो कि हमारी अनूठी विशेषता है, जो हमें भीड़ से अलग करती है। हमारे बच्चे आज भी हमें आदर देते हैं, और हम भी उनके साथ वैसा ही पुत्रवत व्यवहार करते हैं। लेकिन जो सोसाइटी का ट्रेंड है, हर जगह यह कहीं न कहीं शिकायतें यह आ रही है, ये परंपरा ख़त्म हो रही है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि ये परंपरा ख़त्म हो गई है, इसको बरकरार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए कोई एक व्यक्ति, छात्र और संस्था दोषी नहीं है, न शिक्षक दोषी है। इसके लिए जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है उसमें सारे मूल्य ख़त्म हो रहे हैं, खासकर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वही एक मूल कारण मुझे दिखाई पड़ता है जिसकी वजह से गुरु शिष्य परंपरा ख़त्म हो रही है। लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है कि वह दिन दूर नहीं है कि हमारा देश, हमारा समाज पुराने परंपराओं को पुनः अपनाएगा, और वही आधार बनेगा हमारे देश के विकास का, छात्रों के विकास का। बिल्कुल, आधार का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है और इसमें शिक्षक का क्या महत्व है? देखिए, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा उन्हें हर तरह का ज्ञान कराती है कि आप शिक्षित होकर के एक जगह
केंद्रित नहीं होंगे। दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितना विकास हुआ है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी में क्या बदलाव हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या चेंजेज होने वाले हैं, इसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। शिक्षा ही है छात्रों को बताती है कि क्या होने वाला है और उससे लर्न करके आपको आगे बढ़ना है। तभी जब तक कि आप समाज के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलिएगा, तब तक आपका समुचित विकास नहीं हो पाएगा। जी, बहुत सही कहा आपने कि जब तक हम कदम से कदम मिलाकर नहीं बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम एक ऐसे समाज ऐसे देश की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो, क्योंकि सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है और सबका साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। बतौर प्रिंसिपल बहुत सारे आपने बदलाव किए हैं। एक जो आपके व्यक्तित्व की ख़ास बात यह है कि आप जहाँ भी रहे हैं वहाँ के लोगों का कहना है कि आप हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, आप जहाँ भी रहे हैं। कैसे आपको लगता है कि ये करने से फ़ायदा होगा? क्या कुछ उस वक्त आपके मन में आता है? देखिए, मैं जब 16 में यहाँ प्रिंसिपल के रूप में एन कॉलेज आया तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही थी कि बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है और छात्र हमेशा शिक्षकों की शिकायतें करते हुए हमसे मिलते थे। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग के कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। उस दौर में कहीं न कहीं इंटर की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो हम लोगों ने प्रयोग शुरू किया एक कि इंटर विंग को अलग करके जितने हमारे पीएचडी नेट कर चुके जो स्कॉलर थे उन लोगों को हमने मौका दिया और आज हमारा प्रयोग सफल है कि एएन कॉलेज में सबसे कम पैसे में कोचिंग की तर्ज पर हम लोग पढ़ाई करते हैं और हमारे यहाँ एडमिशन का ये क्रेज है कि एएन कॉलेज के साइंस फैकल्टी के में एडमिशन के लिए कोई सीट नहीं बचा हुआ है। तो हम समझते हैं कि हमारा प्रयोग जो इंटर में था जिस तरीके से सुपर हिट हुआ है और आगे भी जहाँ कमियां हैं उसको हम लोग दूर करके उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जब आपको अपनी खामियों का पता होता है, जब कमियों का पता होता है तो उसके निराकरण में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, सहायता मिल जाती है हमें कि हम उसे कैसे ठीक करें, कैसे लेकर आगे बढ़ें और कैसे हम बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएँ, बेहतर परिणाम लेकर के आएँ। एक कंप्लीट क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा, मॉडल क्लासरूम आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? देखिए, मॉडर्न क्लासरूम में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने से क्लासरूम नहीं होता है। अक्सर लोग यही समझते हैं। मैं उससे अलग सोचता हूँ। जब तक शिक्षक संपूर्ण तैयारी के साथ और अपना बेस्ट छात्रों को नहीं देंगे तब तक वो बात नहीं हो पाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि शिक्षक अपना पढ़ाई करे क्लासरूम में और छात्र भी जिज्ञासा करे कि कहाँ उनको पूछना चाहिए, कहाँ उनको सूझ नहीं है, क्या कमी है, तभी वो कंप्लीट होता है। क्योंकि छात्र सवाल नहीं करें, शिक्षक समझा नहीं पाएँ तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए शिक्षकों को आवश्यकता है कि क्लासरूम में सिर्फ स्मार्ट क्लास बनाने से पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षकों को छात्रों को समझाना होगा, संतुष्ट करना होगा और छात्रों को भी उनसे पूछ करके हर तरह से संतुष्ट होना होगा, तभी एक कंप्लीट क्लास की अवधारणा सफल होगी। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी समस्या हम सब ने झेली है कोरोना के रूप में। 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। क्लासेस नहीं हो रहे थे, जो बच्चे गांव गए हुए थे फेस्टिवल्स में वो वापस शहर नहीं आ पाए थे, उन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं थी, कहीं बिजली की पहुंच नहीं थी। ऐसे बहुत सारे सुदूर गांव थे जहां से बच्चे पटना शहर पढ़ने आते हैं। उस कंडीशन में जो बच्चे शहर में थे जिनके पास एक्सेस था वो तो आराम से पढ़ाई कर रहे थे। जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए अलग अलग संस्थान के ज़रिए, आपने इसे कैसे कोप अप किया? क्योंकि बच्चों का सही समय पर सिलेबस कंप्लीट होना, सही समय पर एग्ज़ाम हो जाना और उन्हें सही समय पर डिग्री मिल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संस्थान की। और बतौर प्रिंसिपल ये सारा दारोमदार आपके कंधों पर था। देखिए मैडम,
मैं डिग्री की तो बात नहीं कर सकता हूँ, वो तो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। परीक्षाओं को संचालित कराना और रिजल्ट निकालना विश्वविद्यालय का काम होता है। लेकिन जहाँ तक बच्चों को पढ़ाने की बात है तो कोविड काल में एएन कॉलेज राज्य का पहला महाविद्यालय है जहाँ हम लोगों ने बच्चों से सीधा संवाद किया। और हम लोगों ने 24 मार्च 2020 को ही ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। ये अभिनव प्रयोग था, आलोचनाएं हुई, लेकिन अप्रैल ख़त्म होते होते 2020 में पूरे बिहार ने हमारे ऑनलाइन मोड को अपना लिया। तो हमारे लिए गौरव की बात है, हम लोगों ने पथ प्रदर्शक का काम पूरे राज्य के लिए किया कि जिधर एएन कॉलेज चला उधर पूरे राज्य के महाविद्यालय चल पड़े। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। जी है, थ्योरी की जानकारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चों को और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। खेल में होना चाहिए और सेमिनार, वाद विवाद, साइंस एग्जीबिशन, ये सब चीज़ें बच्चे को कंप्लीट विकास में सहायक साबित होती हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है और छात्रों के लिए हम लोग ने एक नया प्रयोग बिहार में किया। जो पहली बार एएन कॉलेज में युवा महोत्सव मनाया गया। जब युवा महोत्सव हुआ तो एक चीज़ हमने देखा कि बच्चे अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। उन लोगों ने जो अपनी काबिलियत दिखाई, मैं देख करके अचंभित रह गया। और मैं समझता हूँ कि बच्चों में जो हुनर है उसको आगे लाने की आवश्यकता है, उसको दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान से ही बच्चों का सम्यक विकास नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने मौका दिया है युवा महोत्सव के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में एएन कॉलेज में 275 सेमिनार, वाद विवाद कार्यक्रम हुआ। बाहर से लोग आए, उन लोगों ने व्याख्यान दिया और जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने कहा कि अच्छे अच्छे शिक्षकों को आप बुला करके जो बुलवाते हैं उससे हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, क्लास के साथ साथ लेक्चर सीरीज, डांस कंपटीशन, स्पोर्ट्स, सिंगिंग और भी जो विधाएं हैं उनको हम लोग मौका देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा निखर के हमारे सामने आती है। बिल्कुल, ये प्रतिभा को निखारना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि हम इसमें भी अव्वल कर सकते हैं, हम इसमें भी बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। आपसे ये जानना चाहेंगे, आने वाले समय में क्या कुछ नए प्रयोग और करने का आप सोच रहे हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो, साथ ही साथ संस्थान को भी फ़ायदा हो? देखिए, किसी भी संस्थान को बच्चे और विद्यार्थी मिलकर बनाते हैं। तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी जो कमियां थी उसको हम लोगों ने पूरा किया, लेकिन भविष्य में ऑडिटोरियम बन रहा है और 8 कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है। तो हमारी यह योजना है कि हम कॉन्फ्रेंस हब के रूप में एएन कॉलेज को डेवलप करें, जिससे लगे कि एएन कॉलेज एक बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने, जिसमें देश विदेश के लोग आएं, अपनी बातों को कहें और खासकर हमारे छात्र जो क्लासरूम में के साथ साथ इन बौद्धिक विचार विमर्श के जरिए लाभान्वित हो, ताकि हमारे कॉलेज के छात्रों को और मौका मिल सके और एक्सपोजर मिले, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। बिल्कुल। अभी चूँकि अभी जो दिसंबर का महीना है, कुछ महीने बाद एग्ज़ाम होंगे,
मार्च और फरवरी में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स होंगे, जो स्कूल्स में जो बच्चे जो +2 कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। वो ज़ाहिर तौर पर 12th के बाद जिन्हें बिहार में रहना है, जिन्हें आगे की पढ़ाई करनी है, वो विभिन्न कॉलेजों में आवेदन देंगे, अलग अलग संकाय में, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। आपके यहाँ क्या एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से होता है, ताकि ये जानकारी उन बच्चों तक पहुँच सके जो अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट से लेकर के एमए तक की पढ़ाई होती है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और एडमिशन का काम इंटरमीडिएट काउंसिल केंद्रीकृत रूप से करती है। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन का काम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जरिए केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत होती है। उसमें कॉलेज का रोल कुछ नहीं होता है। वो लोग एडमिशन करके मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमें छात्रों को देते हैं। जी, तो कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, ये सारी जानकारी? इंटर के छात्र इंटरमीडिएट काउंसिल के वेबसाइट पर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं पता, उन्हें लगता है कि हम डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे, वहाँ फॉर्म भरेंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा। चूँकि अब आपके पास जानकारी है और आप सोच रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अलग अलग कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, ये आप अभी से तय करना शुरू कर सकते हैं। आपसे एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहेंगे कि कई बार बच्चों के मन में भ्रांति होती है, स्टूडेंट्स के मन में भ्रांति होती है अपने शिक्षक को लेकर के, अपने संस्थान को लेकर के, अपने प्रिंसिपल को लेकर के, लेकिन एक विश्वास जागृत करना अपने स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ। ये आप कैसे जागृत करते हैं? देखिए, मैं जब प्रिंसिपल बन के आया तो बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि आप बच्चों से मिलने का एक निश्चित समय निर्धारित कर दीजिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा चैम्बर हमेशा खुला रहता है, बच्चे जब चाहें तब मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को कह सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि समस्याओं का तत्काल निपटारा कर दें, पेंडिंग नहीं रखें। और इसमें हमें लाभ भी मिला है कि बच्चों से मेरा सीधा संवाद है और मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ और बच्चे भी महसूस करते हैं कि प्रिंसिपल उनके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संवाद, कहते हैं कि बहुत सारे मसलों का हल जो है वो सीधे संवाद से निकल आता है। तो सीधा संवाद स्थापित करना, ये आपका एक बहुत अच्छा डिसीजन था। अपने स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, बतौर प्रिंसिपल, बतौर शिक्षक, बतौर मेंटर, बतौर अभिभावक? देखिए, इस वैश्विक युग में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी सोचना होगा कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने भारतीयता को नहीं भूलें, अपनी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और भारतीय मूल्यों और ज्ञान के साथ आप बिल्कुल वैश्विक जो दौड़ है उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, लगन और डेडिकेशन की आवश्यकता है। आप डेडिकेशन बनाए रखेंगे तो हम समझते हैं कि आपको अपेक्षित सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे और पूरा सिस्टम आपके लिए ओपन रहेगा। बिल्कुल। यहाँ एक बात और ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो शिक्षा नीति है या जो हम जिस हम शिक्षा की बात करते हैं, जो एक तय धारा निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा या कॉलेज संस्थान के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो निर्धारित की जाती है, आप उसे कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, क्या महत्वपूर्ण बदलाव आपके हिसाब से होने चाहिए जिससे बच्चे जो हैं और ज़्यादा इसमें अव्वल कर सकें? देखिए, शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत बढ़िया कहा गया है कि हम अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ के गोद में जितना कंफर्टेबल रहता है, बढ़िया सीखता है और उसकी बात को, उसके हाव भाव को समझता है, उसी तरह हम समझते हैं कि मातृभाषा
को अपना करके हम अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं अपने राष्ट्र को। उदाहरण के लिए आप देखिए, अंग्रेजी का पूरे विश्व में बोलबाला है, लेकिन बगल में चाइना ने क्या किया है, अपनी भाषा मंदारियन को आगे करके अपना सम्यक विकास किया है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, अपनी मातृभाषा के जरिए ही अपना वास्तविक विकास कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि भाषा सिर्फ बोली नहीं होती है, उसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, बहुत सारी आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो उसमें समाहित होती है जब आप संवाद स्थापित करते हैं अपनी मातृभाषा में। बिल्कुल, भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें जोड़ने का काम करती है। आप देखिए, कहीं कहीं लोग मिलता है, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी भाषी लोग मिलते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ और उनसे अलग से भोजपुरी में बात करता हूँ। मैं कहीं जगह जाता हूँ तो देखता हूँ कि मैथिली जो बोलने वाले हैं वो एक जगह बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि भाषा निश्चित रूप से एक साथ जोड़ने का काम करती है और मिलाने का काम करती है, और भाषा वह एक कड़ी है जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण पहली साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। भाषा सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल है। शिक्षकों की भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक शिक्षक क्लास में एंटर करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रोफेसर जब क्लास में आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पे भाषा का क्या महत्व है? देखिए, भाषा का महत्व हर जगह है। कहीं कहीं खबरें आती है कि फला टीचर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, छात्र कहते हैं कि उस टीचर ने तो बढ़िया पढ़ाया लेकिन वो टीचर बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा पाया। मैं जब टीचर का रिकॉर्ड देखता हूँ तो कोई लोग बहुत ही मेधावी छात्र रहे होते हैं, लेकिन क्लासरूम में बच्चों को समझाना सबसे बड़ी कला है। और हम समझते हैं कि जब तक शिक्षक बच्चों को क्लासरूम के अंदर अपनी मेधा से बच्चों को लाभान्वित नहीं करेंगे तो वो बहुत ही उचित नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को हम किस तरीके से बढ़िया से समझा पाएँ, यही हमारी सफलता होगी। एक सफल विद्यार्थी के लिए क्या ऐसे कह सकते हैं गुण बातें हैं जो आप उन्हें कहना चाहेंगे एक सफल विद्यार्थी के लिए? सफल विद्यार्थी के लिए अलर्ट रहना चाहिए, बातों को समझना चाहिए, पूरे समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, अलर्ट रह करके हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपना विकास करेंगे, और अपना विकास करेंगे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। बहुत सही बात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने स्टूडेंट्स के लिए साथ ही साथ इतनी अच्छी बेहतरीन बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने मैं कहा कि अगर हमें जीवन में एक समग्र विकास की अगर हम कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, जी हाँ, और हमें अलर्ट इसलिए भी रहना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, कोरोना के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो बस गुजारिश आपसे ये है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। फिलहाल दर्शकों, आप हमारा पता नोट करें ताकि आपके जो खतों का व्यवहार है वो लगातार बना रहे। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।